नमस्कार। हमारी चारों तरफ की जो दुनिया है, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये गाड़ियां, अरे हमारे हाथ में जो फोन है, ये सब बना किससे है आखिर? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे स्टील, प्लास्टिक, कांच। लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये सब कुछ धरती से निकले खनिजों यानी मिनरल से बना है। आज हमारे पास एनसीईआरटी के अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। तो चलिए इन नोट्स की मदद से समझते हैं कि ये खनिज क्या है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं और हमारी दुनिया को चलाने वाली ऊर्जा का इनसे क्या रिश्ता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो हमें रोजमर्रा की चीजों में भी विज्ञान और भूगोल की एक अनोखी झलक दिखाता है। अक्सर हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे एक कहानी है जो जमीन के नीचे से शुरू होती है। और इन नोट्स में कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे बाथरूम से। इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है कि हमारे टूथपेस्ट में भी खनिज होते हैं। मैं तो हमेशा सोचती थी कि ये बस कुछ मिंट और केमिकल्स का पेस्ट है। भला टूथपेस्ट में पत्थर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, टूथपेस्ट कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई चीजों का मिश्रण है, और उसमें हर चीज का, आप कह सकते हैं, एक खास काम है। नोट्स के मुताबिक हमारे दांतों को साफ करने और चमकाने का काम अपघर्षक यानी अब्रेसिव मिनरल्स करते हैं, जैसे सिलिका, चूना पत्थर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये असल में बहुत ही बारीक पिसे हुए खनिज होते हैं जो दांतों पर जमी गंदगी को धीरे धीरे हटाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से बहुत ही छोटे स्क्रबर्स का काम करते हैं। और सफेदी वो कहाँ से आती है? सफेदी के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, जो र्यूटाइल और इल्माइनाइट जैसे खनिजों से मिलता है। और वो जो हल्की सी चमक होती है ना टूथपेस्ट में, हाँ होती है। वो अब्रक यानी माइका की वजह से आती है। यहाँ तक कि दांतों को सड़न से बचाने वाला जो फ्लोराइड है, वो भी फ्लोराइड नाम के एक खनिज से ही आता है। और तो और जिस प्लास्टिक ट्यूब में ये पेस्ट आता है और जो टूथब्रश हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी पेट्रोलियम से बनते हैं, जो खुद एक ऊर्जा खनिज है। कमाल है। यानी सुबह उठते ही हमारा सामना इतने सारे खनिजों से हो जाता है। तो इन नोट्स के हिसाब से भूवैज्ञानिक एक खनिज को परिभाषित कैसे करते हैं? क्या मतलब हर पत्थर एक खनिज है? नहीं, हर पत्थर खनिज नहीं होता। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना यानी डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। मतलब वो प्रकृति में बना हो और उसके अंदर के जो अणु हैं वो एक खास पैटर्न में जमे हों। इसी वजह से हर खनिज के गुण, जैसे उसकी कठोरता या चमक, तय होते हैं। कोयला, नमक, सोना, हीरा, ये सब खनिज है। समझ गई। अब नोट्स में इन खनिजों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ये वर्गीकरण तो सीधा साधा लगता है, पर असल में इसका क्या मतलब है? किसी खनिज का धात्विक या अधात्विक होना क्यों मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से ये तय होता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। धात्विक खनिज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो हैं जिनसे हमें धातु मिलती हैं, जैसे लॉ एस्क से लोहा या बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। इन खनिजों को गलाकर, पिघलाकर शुद्ध धातु निकाली जाती है, जिससे फिर गाड़ियां, पुल और मशीनें बनती हैं। और अधात्विक? चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, पोटाश का इस्तेमाल खाद में होता है, और नमक तो हम सीधे खाते हैं। तो फर्क इस्तेमाल का है। एक को हम पिघलाकर कुछ और बनाते हैं, दूसरे को हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी श्रेणी ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, वो हैं जिन्हें हम जलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं। ये तो बहुत साफ हो गया। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये खनिज क्या है और कितने तरह के होते हैं, अगला बड़ा सवाल ये है कि ये मिलते कहाँ हैं? क्या ये जमीन में हर जगह बिखरे हुए हैं या हमें इन्हें किसी खास जगह पर खोजना पड़ता है? ये एक तरह का खजाना खोजने जैसा लगता है। बिल्कुल, ये खजाना खोजने जैसा ही है। और भूवैज्ञानिक वही खजाने के नक्शे को पढ़ने वाले लोग हैं। नोट्स के अनुसार खनिज हमें 5 मुख्य तरह की भूवैज्ञानिक संरचनाओं में मिलते हैं। पहला है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों और जुड़ों में। जब गर्म तरल खनिज इन दरारों में जमकर ठंडा हो जाता है तो वो शिराओं या परतों के रूप में मिलता है। तांबा, जस्ता, सीसा इसी तरह मिलते हैं। यानी चट्टानों की नसों में जमे हुए खजाने की तरह। और दूसरा है अवसादी चट्टानों में। ये चट्टानें परतों में बनती हैं और उन्हीं परतों के बीच में खनिज जमा हो जाते हैं। कोयला और नमक इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। आपने कोयले की खदानों की तस्वीरें देखी होंगी। वो मोटी मोटी काली परतें ही कोयला होती हैं। हाँ, बिल्कुल देखिए। और बाकी 3 तरीके?
तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। इसमें धरातलीय चट्टानों का अपघटन होता है। मतलब बारिश और हवा की वजह से चट्टान के जो घुलनशील हिस्से हैं वो बह जाते हैं और पीछे सिर्फ खनिज से भरपूर अयस्क बच जाता है। बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है, इसी तरह तैयार होता है। चौथा है जलोढ़ जमाव, जिसे प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं। इसमें भारी और कीमती खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम पानी के बहाव से कटकर पहाड़ियों के नीचे या घाटी की रेत में जमा हो जाते हैं। और पांचवा और सबसे विशाल स्रोत है महासागर। समुद्र के पानी में नमक, मैग्नीशियम जैसे खनिज भारी मात्रा में घुले हुए हैं। इन 5 तरीकों के अलावा नोट्स में एक बहुत ही अजीब से खनन का जिक्र है, रैट होल खनन। ये क्या चीज है? नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ये एक विवादास्पद और खतरनाक तरीका है। नोट्स बताते हैं कि ये उत्तर पूर्वी भारत के कुछ जनजातियों क्षेत्रों जैसे मेघालय में प्रचलित है। यहाँ कोयले की परतें बहुत पतली हैं, इसलिए बड़ी मशीनें काम नहीं कर सकती। तो परिवार के लोग मिलकर एक बहुत ही संकरी सुरंग खोदते हैं, जिसमें बस एक व्यक्ति मुश्किल से घुस सके और अंदर जाकर कोयला निकालते हैं। चूंकि ये सुरंगें चूहों के बिल जैसी दिखती हैं, इसीलिए इसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। ये तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लग रहा है। क्या ये कानूनी है? नहीं, नोट्स में साफ लिखा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे अवैध घोषित कर दिया है। ये बेहद असुरक्षित है। सुरंगें कभी भी धंस सकती हैं, उनमें जहरीली गैस भर सकती है। यह उस सामाजिक आर्थिक मजबूरी और पर्यावरणीय नियमों के बीच के टकराव को दिखाता है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सही बात है। चलिए अब भारत के कुछ खास खनिजों पर आते हैं। नोट्स में लौह अयस्क यानी आयरन ओर को औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आधुनिक सभ्यता लोहे के बिना अधूरी है। आपका घर, गाड़ियां, पुल, रेलवे लाइन, बड़ी बड़ी मशीनें, सब कुछ स्टील से बना है और स्टील लोहे से बनता है। बिल्कुल। इसीलिए इसे किसी भी देश की औद्योगिक तरक्की का आधार माना जाता है। भारत इस मामले में काफी भाग्यशाली है ना? हमारे पास तो ये बहुत है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास उच्च कोटि का लौह अयस्क भरपूर मात्रा में है। नोट्स में 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक मैग्नेटाइट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है और जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं, और दूसरा हेमेटाइट, जो उद्योगों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और भारत में ये मिलता कहाँ है? नोट्स में कुछ प्रमुख पेटियों का जिक्र है। हाँ, भारत में इसकी 4 प्रमुख पेटियां हैं। उड़ीसा झारखंड पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, कर्नाटक की बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी और छत्तीसगढ़ की दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये वो इलाके हैं जो भारत के औद्योगिक विकास को ईंधन देते हैं। लोहे के साथ ही मैग्नीज का भी जिक्र है। इसका क्या महत्व है? मैंगनीज एक गुमनाम हीरो की तरह है। इसका मुख्य इस्तेमाल स्टील बनाने की प्रक्रिया में होता है। अब अंदाजा लगाइए, 1 टन स्टील बनाने में लगभग 10 किलो मैंगनीज लगता है। ये स्टील को मजबूती देता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट बनाने में भी होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। अब उन खनिजों की बात करते हैं जिनमें लोहा नहीं होता, यानी अलौह खनिज। नोट्स में तांबा और बॉक्साइट का नाम प्रमुख है। तांबे की क्या खासियत है? तांबे की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। साथ ही ये लचीला भी है, इसलिए इसे खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हम जो डिजिटल क्रांति देख रहे हैं, वो तांबे के बिना संभव नहीं थी। भारत में इसका आधा उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश की बालाघाट खानों से होता है। और बॉक्साइट, इससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है ना? नोट्स में एल्यूमिनियम से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। हाँ, वो किस्सा बताता है कि कैसे तकनीक किसी चीज का मूल्य पूरी तरह बदल सकती है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने की प्रक्रिया शुरुआत में बहुत महंगी और मुश्किल थी। इसलिए जब एल्यूमिनियम नया नया खोजा गया था, तो ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती था। नोट्स में बताया गया है कि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने सबसे खास मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाते थे, जबकि बाकी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में, और वो अपनी यूनिफॉर्म पर एल्यूमिनियम के बटन लगाते थे। अरे यार, और आज हम एल्यूमिनियम फॉइल में खाना पैक करते हैं। ये तो वाकई कमाल का बदलाव है। बिल्कुल, आज एल्यूमिनियम अपनी मजबूती, हल्केपन और सुचालकता की वजह से हवाई जहाज से लेकर बर्तनों तक हर जगह इस्तेमाल होता है, और भारत में ओडिशा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी तरह अभ्रक यानी माइका भी एक जरूरी खनिज है। इसकी खासियत है इसकी परावैद्युत शक्ति। सरल शब्दों में कहें तो यह बिजली का एक बेहतरीन इंसुलेटर है। यह हाई वोल्टेज को भी आसानी से झेल सकता है और करंट को लीक नहीं होने देता। इसी वजह से यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक अनिवार्य हिस्सा है।
तो हमने देखा कि ये खनिज कितने जरूरी हैं, लेकिन इन्हें जमीन से निकालना, ये प्रक्रिया अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। नोट्स में खनन को एक घातक उद्योग कहा गया है। इसमें क्या-क्या खतरे शामिल हैं? इसमें खतरे कई स्तरों पर हैं। सबसे पहले तो खदान में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। खदानों से उड़ने वाली धूल और जहरीले धुएं की वजह से उन्हें फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा है सुरक्षा का खतरा। खदानों की छतें गिरना, पानी भर जाना या कोयला खदानों में आग लगना, ये सब जानलेवा हादसे हैं जो हमेशा बने रहते हैं। और पर्यावरण पर इसका क्या असर होता है? पर्यावरण पर इसका बहुत गहरा और लंबा असर होता है। खनन की वजह से आसपास के पानी के स्रोत जहरीले हो जाते हैं, जमीन और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, और खदानों से निकलने वाला कचरा जब नदियों में बहाया जाता है तो वो उन्हें भी प्रदूषित कर देता है। तो इसकी एक बड़ी मानवीय और पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ती है। अगर ये इतना खतरनाक और नुकसानदेह है, तो फिर हमें इन खनिजों को बचाने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। संरक्षण की जरूरत क्यों है और हम कर क्या सकते हैं? संरक्षण की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये संसाधन सीमित हैं। ये अनवीकरणीय हैं, यानी एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत तेजी से खर्च कर रहे हैं। संरक्षण के लिए हमें एक सुनियोजित और टिकाऊ तरीका अपनाना होगा। नोट्स के मुताबिक सबसे जरूरी कदम है धातुओं का पुनर्चक्रण, यानी रिसाइकलिंग। रद्दी और कबाड़ हो चुकी धातुओं का दोबारा इस्तेमाल करना, और जहां संभव हो वहां खनिजों के दूसरे विकल्पों का उपयोग करना। और ये सारी प्रक्रिया, यानी खनन से लेकर उद्योगों तक, एक और चीज पर निर्भर करती है, ऊर्जा, जो हमें नोट्स के दूसरे हिस्से पर ले आती है, ऊर्जा संसाधन। एकदम सही। ऊर्जा के बिना कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। खाना पकाने से लेकर गाड़ियों और मशीनों को चलाने तक हर काम के लिए ऊर्जा चाहिए। नोट्स में ऊर्जा स्रोतों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, परंपरागत यानी कन्वेंशनल और गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल। परंपरागत स्रोत तो वही हुए जिनका हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। हाँ, ये हमारी ऊर्जा की विरासत है। कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये मुख्य रूप से ताप बिजली घरों और स्टील प्लांट में इस्तेमाल होता है। इसकी भी 4 किस्में होती हैं। पीट सबसे निम्न क्वालिटी का और एंथ्रेसाइट सबसे बेहतरीन। कोयले के बाद पेट्रोलियम दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, और प्राकृतिक गैस को एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन माना जाता है क्योंकि ये कोयले और तेल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। और इन सबसे बनती है बिजली, जो या तो पानी से बनती है यानी जल विद्युत, या इन्हें जलाकर जिसे ताप विद्युत कहते हैं। लेकिन इन परंपरागत स्रोतों की समस्या ये है कि ये सीमित हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। यहीं पर गैर परंपरागत स्रोतों की भूमिका आती है, जो भविष्य का रास्ता माने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये ऊर्जा के वो नए स्रोत हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हैं और कभी खत्म नहीं होंगे। इसमें सबसे प्रमुख है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ साल भर भरपूर धूप मिलती है, इसलिए हमारे लिए इसकी संभावनाएं असीम हैं। सोलर पैनल की तकनीक से हम धूप को सीधे बिजली में बदल सकते हैं। और पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां भी अब काफी दिखने लगी हैं। हाँ, पवन ऊर्जा भी एक बड़ा स्रोत है, खासकर तटीय इलाकों में जहाँ तेज हवाएं चलती हैं। नोट्स में तमिलनाडु की नागरकोइल से मदुरई तक की पट्टी का जिक्र है, जो भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा पट्टी है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा है, जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से निकलती है। बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, ग्रामीण इलाकों के लिए एक वरदान है। और फिर है परमाणु ऊर्जा, जिसमें यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकती है, लेकिन इसके साथ अपने सुरक्षा जोखिम भी हैं। तो हमारे पास विकल्प तो बहुत हैं, लेकिन अंत में नोट्स एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। 1 यूनिट बिजली पैदा करने में जितना संसाधन और मेहनत लगती है, अगर हम 1 यूनिट बिजली बचा ले तो हमने परोक्ष रूप से उतनी ही बिजली का उत्पादन कर दिया, वो भी बिना किसी प्रदूषण या खर्च के। इसीलिए एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जरूरत न होने पर बिजली बंद करना, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना और ऊर्जा बचाने वाले उपकरण अपनाना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो इन नोट्स से हमने खनिज और ऊर्जा की पूरी कहानी समझी। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।